राकेश कुमार आर्य जी। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिम्रत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय। सदन में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, बहनों, भाइयों के लिए हृदय से नमन करता हूं। आज का विषय, जैसा कि बहन जी ने बताया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है। इसका क्या इतिहास रहा है उसको लेकर, उससे पहले आज की एक विशेष ऐतिहासिक घटना पर भी हम प्रकाश डालेंगे। आज ही के दिन 30 अक्टूबर 1857 को मालवा क्षेत्र की धार रियासत की रानी द्रौपदी बाई और उनके अनेक क्रांतिकारियों ने देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणोत्सर्ग किया था। 22 अक्टूबर को अंग्रेजों ने इस रियासत पर आक्रमण किया था। रानी को कोई पुत्र नहीं था, पति का देहांत हो गया था, यानी दूसरी रानी लक्ष्मीबाई थी उस समय की, जिनकी चर्चाएं हमने सुन ली। उन पर तो इतिहास लिख दिए गए, लेकिन जिनकी चर्चाएं नहीं सुनी गई वो इतिहास में उनका नाम तक नहीं आता। तो रानी द्रौपदी बाई और उनके अनेक क्रांतिकारियों ने आज के दिन अपना बलिदान दे करके मां भारती को अंतिम प्रणाम किया। बड़े दुख की बात है कि उनका इतिहास में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार 1763 से लेकर के 1773 तक, रमेश यानी चंद्र मेरा निरंतर 10 वर्ष, अपना माइक थोड़ा बंद कर दीजिए। यानी दादू निरंतर 10 वर्ष तक बंगाल के साधु संन्यासियों और फकीरों ने विदेशी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आंदोलन जारी रखा था। 10 वर्ष। कितना बड़ा छल है, कितना बड़ा पाप है, कितना कितना बड़ा घात है देश के इतिहास के साथ। इतिहासकार लिखता है कि 50-50 हजार शिष्यों की सेना का संगठन बना करके कृपा मोहन गिरी जी और उनके अन्य अनेक साधु संतों फकीरों ने उस देशभक्त सेना का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों को चुनौती दी थी। 1857 की क्रांति को पहला स्वाधीनता संग्राम आप कहते हैं, जो 5 महीने चला, लेकिन जो 10 वर्ष तक निरंतर देश के लिए लड़ते रहे और बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर के लड़ते रहे, 10 वर्ष तक लड़ते रहे। 1857 से भी पहले 1763 से 1773, 70-80 वर्ष पहले वो जो लड़ रहे थे, वो कौन सा स्वाधीनता संग्राम था? पहला था कि जीरो वाला था, या -0 था, -1 था, कौन सा? किसी ने नहीं लिखा। ये तो भला हो सावरकर जी का कि उन्होंने 1857 क्रांति को भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम घोषित कर दिया, लेकिन जो 10 वर्ष तक लड़ा गया था उस पर किसकी कलम चली? किसने उस पर शोध किया? किसको उस पर पीएचडी की डिग्री मिली? या केवल आपके
हृदय को झकझोरने के लिए नहीं बोलता हूं, मैं ये भी बोलता हूं कि आपको हमको काम कितना करना है, कितने पापों की कब्र खोदनी है, उनमें से देखना है कि कितने पुण्यों को उनके साथ दबा दिया गया। 10 वर्ष का वो इतिहास आज चीख चीख करके हमसे कहीं से आवाज दे रहा है कि यदि वास्तव में तुम सनातनी हो और वास्तव में तुम कुछ चाहते हो देश के लिए करना, तो जरा हमारी तरफ भी देख लीजिए। उनके कितने हीरो रहे होंगे जो 50-50 हजार की सेना का नेतृत्व करते रहे होंगे। वो कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ उनका जन्म हुआ और कहाँ लड़ते लड़ते उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी क्या योजना रही होगी, कहाँ कहाँ बैठ बैठ करके उन लोगों ने उन सब योजनाओं को क्रियान्वित करने का अपना लक्ष्य निर्धारित किया होगा। इस सब पर चिंतन मंथन का समय है, जो हमको करना चाहिए, देखना चाहिए। तो ये दोनों घटनाएं, तीसरी घटना आज ही के दिन 30 अक्टूबर 1883 स्वामी दयानंद जी महाराज ने सायंकाल की संध्या में अंतिम श्वास ली थी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, मेरे सामने से हट जाओ, मेरे सामने से हट जाओ, प्रकाश को आने दो, खिड़कियां खोल दो। ये 3 शब्द, ये 3 वाक्य बहुत कुछ बताते हैं। आपने सुना होगा कि अंतमते सो गते, यानी जैसी अंतिम क्षणों में मति होती है वैसी ही गति होती है, उसी लोक को प्राणी जाता है। यदि अंतिम क्षणों में संसार के कष्ट क्लेश हमको परेशान कर रहे हैं, संसार के कुछ चेहरे हमको परेशान कर रहे हैं कि वो नहीं है, वो होता तो बहुत अच्छा रहता, फला कहाँ है, फला कहाँ है, उनमें भटका हुआ है, तो चित्त समझ लीजिए कि एक नई वृत्ति का निर्माण कर रहा है कि उसको फिर लौट करके यहीं आना है, मुक्ति नहीं हो रही। इसलिए उन्होंने कहा कि आगे से हट जाओ, मुझे आप नहीं दिखने चाहिए इस समय। अब मैं संसार से प्रस्थान कर रहा हूं तो परमपिता परमेश्वर में ही मेरी लौ लगनी चाहिए। प्रकाश आने दो, इसका अभिप्राय था कि ज्ञान की ज्योति बुझ न जाए, वेद की ज्योति बुझ न जाए। इसलिए आर्य समाज के किसी कार्यक्रम में कभी आप गए हों तो वहां पर लोग ये स्लोगन बोलते हैं, नारे लगाते हैं कि वेद की ज्योति जलती रहे। यदि वेद की ज्योति बुझ गई, वेद का ज्ञान प्रकाश विलुप्त हो गया, तो समझ लीजिए कि वेदना घेर लेगी। जहां वेद ना हो वहीं पर वेदना होती है। तीसरी बात उन्होंने कही, खिड़कियां खोल दो, यानी अपने आप को संकीर्णताओं की दीवारों में कैद मत करो, अपने व्यक्तित्व का विस्तार करो। बड़ा घर की 4 दीवारियों के भीतर बैठ करके नहीं होता व्यक्ति। घर की दीवार, 4 दीवारियां पार करनी होती हैं, कूदनी होती हैं, फिर क्षेत्र से भी निकलना होता है, फिर प्रांत से भी निकलना होता है, देश से भी निकलना होता है। और इस साधना को करते करते व्यक्ति किस ऊंचाई पर पहुंच जाता है, इसको देखने के लिए इसी के दृष्टिगत उन्होंने कहा कि खिड़कियां खोल दो, चारों तरफ से शुद्ध वायु भी आनी चाहिए और तुम्हारे व्यक्तित्व का विस्तार भी अनंत दिशाओं में होना चाहिए। अपनी इस साधना को करते करते एक व्यक्तित्व हमारे सामने है, जिन्होंने परिवार से लेकर के राष्ट्र तक की सीमाओं को लांघा है और जिनका दुनिया में डंका बज रहा है, जिनके साथ भारत का डंका बज रहा है, जिनके साथ सनातन का डंका बज रहा है। आप समझ गए होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
अभी एक आकलन उनके बारे में आया, एक आंकड़ा उनके बारे में जारी किया गया, एक सर्वे आया जिससे पता चला कि साउथ कोरिया में 58% लोग ये कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का विश्व में डंका बज रहा है। 58%। और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं, उनकी संख्या, उनका परसेंटेज जो है वो 52% है। स्विट्जरलैंड में 62% है। इसके अतिरिक्त नाइजीरिया में 53% है, इटली में 52% है, इजराइल में तो 71% है, ब्रिटेन में 66% है, अमेरिका में भी 51% लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में भारत का डंका बज रहा है। जापान में ऐसे लोग 53% हैं, केन्या में 64% है। कुल मिलाकर के 78% ऐसे लोग दुनिया के इस समय हैं, यानी जिन नेताओं को इस बात को लेकर के आकलन किया गया, सर्वे किया गया कि किसको कितने लोग चाहते हैं, 78% लोग इस समय दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। ये व्यक्तित्व की साधना होती है, और उस साधना को करते करते व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच जाता है, ये देखने की बात होती है। अब आते हैं अपने संविधान पर। संविधान हमारा, बहुत पहले भी चर्चा इस विषय को लेकर के हुई है। संविधान को लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण इसके लिखने वाले थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। रायजादा जी ने इनको लिखा। जो बहस हो रही थी उसको साथ के साथ लिपिबद्ध करना, ये उनका कार्य था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन B.R. अम्बेडकर जी थे, लेकिन इसको लिखने वाले रायजादा जी थे। इन तथ्यों से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पता चलता है कि वास्तविकता क्या रही है और तथ्यों को किस प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। जब संविधान बनकर के तैयार हुआ तो उस पर सबसे पहले हस्ताक्षर जिस व्यक्ति के हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, क्योंकि वह उस समय देश के राष्ट्रपति बन चुके थे। उसी संविधान के अनुसार उन्हें शपथ ली गई, उनके द्वारा शपथ ली गई थी, तो उन पर सबसे पहले उनके सिग्नेचर होने अनिवार्य थे। दूसरे हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हैं। कुल हस्ताक्षर करने वाले लोग 284 थे। 289 सदस्यों की हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। 289 में से 5 लोग उस दिन या तो अनुपस्थित रहे थे या कोई संसार में रहा नहीं था, इसलिए 5 लोग अनुपस्थित माने जाते हैं और 284 लोगों ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। इसमें कुल 251 पेज रखे गए, पृष्ठ, जो हमारे संविधान की जो मूल कॉपी है, मूल प्रति है, उसमें इतने सदस्य यानी इतने पेज थे। जब संविधान सभा गठित की गई थी तो उसमें जो हमारे देश की संभ्रांत महिलाएं थीं, जो देश के बारे में सोचती थीं और जो देश के संविधान के बारे में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती थीं, उनकी संख्या कुल 15 थी। 15 महिलाओं को इसमें स्थान दिया गया था। इस पर खर्चा जो आया था वो 63,96,729 रुपये आया था। 63,96,729 रुपये उस समय। अब तो बहुत अधिक हो जाना था, क्योंकि अब तो एक दिन में ही करोड़ों रुपए हमारी पार्लियामेंट में खर्च होते हैं। लेकिन उस समय 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चले इस संविधान निर्माण के कार्य में इतना खर्चा आया था, लेकिन ये भी उस समय बहुत बड़ा खर्चा था। आज के और उस समय के अंतराल को देखें और शब्दों का
जो रुपए की कीमत है उसके अनुसार देखें तो बहुत बड़ी राशि इस पर खर्च की गई। इसमें जो हिंदी का जो इसका एडिशन निकल करके आया था उसमें 1,17,369 शब्द थे। 1,17,369 शब्द हिंदी में। और जो अंग्रेजी में आया था तो अंग्रेजी में इसके कुल अक्षरों शब्दों की संख्या 1,46,000 कुछ थी। यानी अंग्रेजी में शब्द अधिक हो गए और हिंदी में शब्द कम थे। ये इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 124 में व्यवस्था की गई है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उसमें ये विधान करते हुए साथ ही साथ जो हमारा आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में इसके बारे में बताया गया है कि वह देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। प्रवर्तन उसी के माध्यम से होगा। कोई सरकार, शासन प्रशासन में बैठे लोग, कोई निकाय, कोई संस्था, कोई संस्थान, कोई औद्योगिक कंपनी यदि हमारे देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है या करते हुए पाई जाती है तो इसका संरक्षण हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 129 में इसको अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं। पूरे देश के जितने भी हमारे न्यायालय हैं उन सब की का रिकॉर्ड इसके पास होता है। कौन सा मुकदमा कब टॉप पर रह करके देश के लिए एक नजीर बना, रूलिंग बना, ये सारी व्यवस्था जो देखी जाती है वो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही देखी जाती है। 1958 से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा पुराना संसद भवन था, जो अभी मोदी जी ने बदल करके नए संसद भवन में उसको ट्रांसफर किया है और उसे आजकल हम कहने लगे हैं देश का संविधान भवन, उसको ही उसी में एक और सर्वोच्च न्यायालय चला था 58 तक, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास उस समय अपना कोई भवन नहीं था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर इसको ये नाम दिया गया था। उससे पहले संघ का उच्चतम न्यायालय कहा जाता था, यानी भारत का जो है 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। 28 जनवरी 1950। उसके बाद इसने विधिवत अपना कार्य आरंभ किया। उस दिन अनेक गणमान्य लोग उस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित थे। सभी प्रदेशों के मुख्य न्यायाधीश वहां पर उपस्थित थे, महाधिवक्तागण वहां पर उपस्थित थे, अटॉर्नी जनरल्स, अनेक मंत्री, अनेक दूसरे ऐसे राजनयिक जो उसमें उपस्थित होने अपेक्षित थे, उन सबको आमंत्रित किया गया। पुराने संसद भवन में नरेंद्र मंडल में, पुराने संसद भवन का जो नरेंद्र मंडल है उसमें इस का उद्घाटन किया गया था। भारत संघ न्यायालय 1937 से 1950 तक इसे ये कहते थे। और उससे पहले कभी हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी। और प्रीवी काउंसिल जो होती थी वो यहाँ पर ना बैठ करके ब्रिटेन में बैठा करती थी। प्रीवी काउंसिल के सामने जाने के लिए बहुत खर्चे की आवश्यकता होती थी। हर कोई वहां पर पहुंच नहीं पाता था, हर कोई व्यक्ति वहां के लिए वकील भी नहीं कर पाता, क्योंकि कई कई महीने पानी के जहाज से वहां जाने में समय लगता था, और या फिर दूसरे साधनों से भी जाते थे तो भी बहुत खर्चीला होता था। फिर वहां रुकना, फिर वहां केस की पैरोकारी के लिए कई कई महीने प्रवास करना, ये बहुत महंगा होता था। उसमें जाने की हिम्मत आम आदमी की तो बिल्कुल नहीं थी।
जो धनाढ्य लोग होते थे वही उसमें जाकर के अपना कार्य कर पाते थे। तो जो संघ न्यायालय कहा जाता था 1937 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी। उस व्यवस्था के आधार पर इसको संघ न्यायालय का नाम दिया गया था, जो 1950 तक यानी 26 जनवरी 1950 तक इसी नाम से कार्य करता रहा था। हरिलाल जे कानिया हमारे देश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उन्हीं के द्वारा इसके जो नए भवन का उद्घाटन किया गया था, यानी उस समय उनके द्वारा वो फीता कटवाया गया था उद्घाटन का। 4 अगस्त 1958 को देश का जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है ये बनकर तैयार हुई। तो 4 अगस्त 1958 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तब से यह अपने स्थान पर काम कर रहा है। और इसको अगर आप देखेंगे तो जो इसमें एक बीच में गुंबद दिखाई देती है और उसके दोनों तरफ आप देखेंगे छोटी बिल्डिंग हो जाती हैं, वो एक तरीके से न्याय के तराजू को दिखाने का प्रयास किया गया। जैसे न्याय के तराजू में जहां पर हाथ होता है वो ऊंचाई पर होता है, फिर नीचे समतल बराबर के समा जाते हैं। इस तरीके से न्याय की तराजू बनाने का प्रयास किया गया, इसकी बिल्डिंग के माध्यम से संकेत दिया गया है। जो इसका प्रतीक चिन्ह है 27.6 27.5 मीटर ऊंची है वो गुंबद जो इसके बीचों बीच दिखाई देती है हमको। इसी के सामने महात्मा गांधी जी की एक आदमकद प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इसका अनावरण 1996 में किया गया था, यानी कि 1947 में या 1950 में या उसके बाद नहीं, बल्कि 1996 में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण वहां पर किया गया। और उस समय 96 में केंद्र में सरकार जो थी उस तब कांग्रेस की नहीं थी। 26वें मुख्य न्यायाधीश ए अहमदी उस समय थे और उन्होंने ही उस मूर्ति का अनावरण किया था। 7 फीट ऊंची उनकी प्रतिमा वहां पर बनाई गई है। 2023 में 26 नवंबर जो हमारे देश का संविधान दिवस कहलाता है, 26 नवंबर अब आने वाला है। संविधान दिवस के दिन 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले कानून मंत्री, जिनका देश के संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित कराई। यह प्रतिमा 7 फीट ऊंची है, यानी आदम कद है। इसका अनावरण 26 नवंबर 2023 को किया गया था और हमारे देश की तत्कालीन जो वर्तमान में भी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ये कार्य किया था। बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहा ये। 1979, 1994 और 2015 में इस भवन का विस्तार किया गया है। न्यायाधीश 1950 में 8 थे, 1956 में 11 थे, 1960 में इनकी संख्या बढ़ाई गई, 14 कर दी गई, 1978 में इनको 18 कर दिया गया, 86 में 26 कर दिया गया, 2009 में 31 और 2019 में इनकी संख्या बढ़ा करके 34 कर दी गई। और यहाँ की जो भाषा है जिसमें कार्य होता है वो अंग्रेजी है। यह अत्यंत दुख का विषय है। 88,492 मुकदमे आज भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। 69,605 दीवानी के और 18,887 क्रिमिनल मुकदमे वहां पर पेंडिंग है, यानी 88,000 का मतलब लगभग 90,000 हो गया। ये जो स्थिति दिखाई दे रही है ये बहुत भयानक है और न्याय में विलंब का यही एक कारण होता है। आपको न्याय नहीं मिल पाता, जल्दी नहीं मिल पाता जितनी जल्दी होना चाहिए। 2047 तक यदि यही वृद्धि बनी रही तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने 1,30,000 से भी अधिक मुकदमे पेंडिंग होंगे।
जिन्हें आप चाहकर भी सुलझवा नहीं पाएंगे। और यदि निचली अदालतों की स्थिति देखें तो 5 करोड़ से अधिक, 5.25 करोड़ के करीब हमारे देश के निचले न्यायालयों के समक्ष मामले लंबित हैं। 3 मुकदमे तो ऐसे हैं जो देश में चल रहे हैं और उनको लड़ते लड़ते लोगों को 72 वर्ष का समय हो गया है। यानी 3 पीढ़ियां गुजर गई हैं, चौथी पीढ़ी आ चुकी है। वो जो भी हमारे सेमवाल जी कह रहे थे, उनकी कमेंट में देख रहा था, यदि विचार किया जाए तो जो देर से न्याय मिलता है वह भी अन्याय ही होता है। ये न्याय का सिद्धांत भी है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में 1972 के भी मामले चल रहे हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की एकदम नाक नीचे ही। राजस्थान में 1956 का एक मुकदमा हाई कोर्ट में पेंडिंग है, 1956 से पेंडिंग चल रहा है। 62,000 से अधिक मुकदमे 30 साल पुराने हैं, जिनको चलते चलते इतना समय हो गया और वो हाई कोर्ट्स में पड़े हैं, पेंडिंग है। 70,000 से अधिक केस 30 साल पुराने निचली अदालतों में पेंडिंग है। अब मैंने ये तथ्य और ये सारी चीजें क्यों प्रकट की, इसका उद्देश्य यह था कि अभी पिछले दिनों हमारे एक अधिवक्ता महोदय ने एक न्यायाधीश पर चप्पल फेंकी। क्यों ये परिस्थितियां बनी? भारत का जो सनातन धर्म है, जिसको हम वैदिक धर्म कहते हैं, इस बात पर सभी सहमत हैं कि वो संसार का सबसे प्राचीन धर्म है। यह भी सभी जानते और मानते हैं कि भारत के इस प्राचीन धर्म में जितने मानवीय मूल्यों को समाविष्ट किया गया है, इतना किसी अन्य में नहीं है। तो एक फैशन बन गया देश में, जो आजादी से पहले जिन पर हम अनेक बार प्रकाश डाल चुके हैं, तो उनको देखने से पता चलता है पुराने जितने केसेज हैं, पुराने जितने मामले हैं, वो सारे के सारे अनसुलझे पड़े हैं। हमारे देश के न्यायालयों का साम्यवादीकरण किया गया। उनमें उन लोगों को स्थान दिया गया जो भारत और भारतीयता को अपमानित करते हों या उसके विपरीत मत रखते हों। जज का कार्य होता है जज करना, विनिश्चय करना। मैं भी अपना पक्ष रख रहा हूं, आप भी अपना पक्ष रख रहे हैं। अब वो जज कर रहे हैं, विनिश्चय कर रहे हैं कि मैं सही हूं या ये सही है। कानूनी दृष्टिकोण से कौन सा तथ्यात्मक बात कह रहा है और कौन सा फेक बातें कर रहा है, इस बात को शांत होकर के गंभीर मुद्रा में वो सुनते मात्र है। एक नवाब के बेटे मुझे मिले, जिनके पिता 1947 से पहले नवाब थे। तो वो मेरे से कह रहे थे कि मेरे दादाजी मुझसे कहा करते थे कि तुमको सुनने का अभ्यास करना है, बोलने का नहीं। तो मैं उनको देखा करता था, वो शांति ही रहते थे। पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे दादाजी ये कहा करते थे। क्यों कहा करते थे? क्योंकि तुमको दरबार में बैठना है, लोगों की पीड़ाएं सुननी है, हूँ हाँ कुछ नहीं करना है। गोलवलकर जी के जीवन का एक उदाहरण है। लोग उनके पास आया करते थे, पूछते थे, अपनी समस्याएं सुनाते थे। एक दिन उनके सचिव ने कहा कि आप सबकी जो है सुनते रहते हैं और समाधान तो कुछ होता नहीं। उन्होंने कहा कि ये इतनी दूर से चल कर के आए हैं,
इनकी सुन लेनी चाहिए। भगवान राम सबकी सुनते हैं, परमपिता परमेश्वर सबकी सुनते हैं। हमें भी वह अभ्यास करना चाहिए कि हम सबकी सुने। तो ये यहाँ से कम हल्के होकर के जाएंगे, और जितना प्रयास हमारा हो सकता है वो प्रयास भी कर लें। इनकी बात को उचित मंच तक पहुंचा दें। तो ये ही अभ्यास इनका होता है, न्यायाधीशों का। वो सुने, और सुनने के लिए वो बैठे होते हैं। लेकिन जब न्यायाधीश कमेंट्स करने लगे और किसी वर्ग विशेष पर या देश के मौलिक विचार पर, सनातन पर ऐसी टिप्पणी करे जो किसी को अपमानित करने वाली हो, तो वह टिप्पणी न्याय और न्यायालय की गरिमा के विपरीत होती है, उसको गिराने वाली होती है, उसको भंग करने वाली होती है। इसलिए भारत का पूरा जो न्यायपालिका का जो एक हमने खाका खींचा है, ढांचा खड़ा किया है, उसमें यही व्यवस्था की गई। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का यह है कि जब इसमें कम्युनिस्ट लोगों को प्रवेश अधिक मिला, सेकुलर लोगों को प्रवेश अधिक मिला, उन लोगों को अधिक प्रवेश मिला जो बाहरी देशों से पढ़ करके आए थे। विचार बाहरी देशों का और संस्कार भारत के तो रहे ही नहीं। फिर संस्कारों पर विचारों की कलम चढ़ा दी गई। तो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित क्या हुआ, कौन हुआ? भारत का संस्कार। तो इन्होंने बाहर खोजना आरंभ कर दिया सब कुछ। न्यायिक प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी, न्यायिक प्रक्रिया में से कैसे न्याय मिलेगा लोगों को, इन्होंने भारत को नहीं खोजा, इन्होंने भारत को नहीं समझा। ये बाहर को देखते रहे, बाहर जा जा करके वहां पर आज भी शिष्टमंडल जाते हैं, जाइए अमेरिका में, वहां पर सीख करके ये किस तरीके से न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। फाइल जाती है इतनी मोटी होकर के, 200 400 500 1000 पेजों की बन करके जाती है। राम मंदिर के निर्णय में मैं उस दिन वहीं था जब न्यायालय का निर्णय आया था, हिंदू महासभा की ओर से मुझे भेजा गया था। लगभग 10,000 पेजों का वो मूल आदेश है, मेरे पास सुरक्षित है। इतने पेजेस जहां पर हों, 10 20 नहीं, 200 400 500 तो एक सामान्य बात है सुप्रीम कोर्ट की फाइल में। उस फाइल में यदि आप जजमेंट आर्गुमेंट कर रहे हो, तो वहां पर आप देखेंगे कि कोई भी अधिवक्ता 2 मिनट, 1.5 मिनट, 2.5 मिनट से अधिक नहीं लेता, क्योंकि समय ही नहीं है। यही हाई कोर्ट्स की स्थिति है, 1.5 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट। इतनी देर में आर्टिकल क्या है, सेक्शन क्या है, कानून कौन सा है, रिलीफ कौन सी चाहते हो, क्या मैटर है, 1.5 2 मिनट में बताइए जाइए। वहां पर क्या होता है, फिर चेहरे दिखते हैं, ये वकील साहब फलां थे इसमें, और उनकी ये फाइल है, ठीक है जी। इससे न्यायिक प्रक्रिया जटिल हो गई, और 200 400 पेजों का निष्कर्ष 1.5 2 मिनट में, 2 4 मिनट में निकालने का प्रयास किया गया। ये न्याय का गला घोटना है, न्यायिक प्रक्रिया के प्रति आक्रोश पैदा करता है विद्वानों में। जो लोग उसको जानते हैं न्यायिक प्रक्रिया को, उनके भीतर एक आक्रोश है कि नहीं, बात बन नहीं रही, पेचीदगियों में फंसा फंसा करके न्याय को मारा जाता है, वो मिल नहीं पाता। उदाहरण के रूप में मैं बताता हूं आपको। प्राचीन काल में हमारे यहाँ पर एक 2 महिलाएं लड़ती हुई राजा के पास पहुंचती हैं। भारत का न्याय देखिए, न्यायिक प्रक्रिया देखिए। आज की प्रक्रिया भी फिर मैं आपको बताऊंगा। जाते हैं,
लड़ाई किस बात पर थी? एक महिला कह रही थी कि मेरे पास 8-10 गायें हैं, और ये दूसरी महिला मुझ पर यह आरोप लगा रही है कि मैंने इससे 10 किलो या 5 किलो घी लिया है, जबकि मेरे पास पहले से इतनी गायें हैं, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी इसकी। सच यही था कि उसने घी लिया था। दूसरी वाली महिला के पास में 2 गायें थीं। अब यदि आज की परिस्थिति में न्यायिक प्रक्रिया में इस केस को डालें तो सबूत किस बात पर होगा, एविडेंस किस बात पर होगी कि ये देखो इस महिला के पास कितनी गायें कितना दूध देती हैं, और फिर देखो दूसरी वाली के जिसके पास 2 गायें हैं उनको भी देखो कितने दूध देती हैं, और क्या ये बात सही है कि गलत है। 2 झूठे गवाह वहां पर उपस्थित होते हैं। वो कहते हैं साहब इसके पास तो 10 ही गाय हैं, बहुत पर्याप्त दूध भी देती हैं, रोज इतना घी निकलता है इसके यहाँ पर। अधिकांश मामलों में झूठी गवाहियां होती हैं, एक पक्ष जरूर झूठी गवाही दे रहा होता है। तो लोग जाते हैं, धर्म को बेचते हैं, सनातन के लोग जाते हैं। तो जज ने कहा ठीक है। अब देखिए उस जटिल प्रक्रिया में केस को नहीं डाला कि एविडेंस एक्ट की फला धारा के अंतर्गत इनके एविडेंस लीजिए, इनके गवाह बुलाइए, फला बुलाइए, वो बुलाइए। तो अंग्रेजों को जरूरत पड़ती थी, भाषा की प्रॉब्लम थी उनके सामने, इसलिए उन्होंने एविडेंस एक्ट के इस तरीके के प्रावधान यहाँ पर लागू किए। भारतीय परंपरा क्या कहती है? राजा ने क्या किया? जब तुम न्यायाधीश के रूप में बैठे हो तो तुम्हारा विवेक आगे दौड़ना चाहिए, तुम्हारी बौद्धिक क्षमताएं दिखनी चाहिए लोगों को कि हाँ वास्तव में तुम्हारे पास में कुछ है भेजे में। तो राजा ने किया ये कि उन्होंने 2 मटके पानी मंगवाए, दोनों मटका बाहर रख दिए बरामदे में। उन महिलाओं से कहिए जाइए आप बहुत दूर से चल कर के आइए, मटका में पानी रखा उसमें हाथ पैर धो करके जब आइए। वो दोनों बाहर जाती हैं। बाहर जाकर के जो जिसके पास में 2 गायें थीं उसने उस पानी में से मात्र 2 किलो पानी के करीब व्यय किया, खर्च किया। उसने हाथ पैर धोए, मुंह धोया और पहुंच करके वो भीतर आ गई। और जिसके पास में 8-10 गायें थीं उसने वो सारा पानी यूज किया, बखेरा और बखेर करके वो अंदर चली आई। जब राजा ने न्यायाधीश के रूप में अपना निर्णय सुनाया तो उसने कहा कि तुमने पानी को अधिक प्रयोग किया है, फिजूल खर्च हो तुम जोड़ नहीं पाती हो, इसलिए तुम्हारे भीतर फिजूल खर्ची का एक अवगुण है। जाहिर है कि तुम्हारे पास 10 गायें होकर के भी तुम फिजूल खर्ची में उसको समाप्त कर रही हो, और इसके पास 2 गायें हैं तो ये उनमें से सुव्यवस्थित ढंग से जीवन शैली है इसकी, ये उसमें से खर्च कर रही है लेकिन उतना जितना संतुलित रूप में होना चाहिए। इसलिए चुपचाप इसका 10 किलो घी लौटा दीजिए, उसके पैसे दे दीजिए। जो प्रक्रिया बहुत जटिल और लंबी हो जाती है आज के समय में वो घंटे 2 घंटे में सुलझा दी गई। तो जो हमारे अपने न्याय शास्त्र है उनकी तरफ को हमारे न्याय शास्त्रियों का, जजों का ध्यान नहीं जाता। वो अमेरिका में मर्डर हुआ तो मर्डर की किस तरीके से जांच की गई, कितनी एजेंसी जो उसमें लगाई गई, उसकी तरफ जाते हैं। एक उदाहरण और देकर के बात को समाप्त करता हूं। हमारे यहाँ इसी प्रकार का एक मामला विक्रमादित्य जी के पास जाता है, जहां पर कुछ व्यक्ति एक महिला को पकड़ करके लेकर के गए कि इसने अपने पति की हत्या कर दी है, और महाराज ये पति घातीन है, पति हंता है, इसलिए इसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, छाती पीट रही थी, उसकी रोने से पीटने से लग रहा था कि वो इतना बड़ा अपराध करके नहीं आई है। तब उन्होंने, राजा ने देखा कि इसकी स्थिति, इसकी मानसिकता, इसकी भाव भंगिमा, इसके चेहरे के भाव इसको पापी घोषित नहीं कर रहे,
अपराधी नहीं बता रहे। तो राजा ने कहा कि अब आप एक बात बताइए कि तुमने अपने पति को क्या खिलाया था। तो महिला बताती है कि मैंने अमुक चीज उसको, 2 रोटियां इस तरीके से खिलाई। किसकी रोटी बनाई थी? गेहूं की बनाई, फलां की बनाई, जो भी बनाई। कहाँ रखी थी? इस तरीके से रख दी थी। कितनी देर में वो आए थे? इतनी देर बाद आए थे। चलो ठीक है। तो राजा ने कहा कि चलिए हम घटना स्थल पर ही चलते हैं। राजा ने वहां जाकर के देखा कि अब तुम रोटी बनाओ इसी आटे से। पहले उस आटे को चेक किया गया। चेक करने पर वो शुद्ध पाया गया। तब राजा ने कहा कि अब आप इस आटे से रोटियां बनाइए। रानी, वो महिला खाना बनाती है। वो कहती है, एक नांद होती है, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, मिट्टी की बनी होती थी, और उसके नीचे अक्सर महिलाएं खाने को रख दिया करती थी। कुत्ता बिल्ली आदि जो है उस पर झपट्टा नहीं मारता था। तो उसी तरीके से खाना रखवा दिया जाता है। अब कुछ देर में वहां पर चींटियां आती हैं, लाल चींटी जो होती हैं। वो लाल चींटियां उस खाने में लग जाती हैं आकर, रोटियों में। जितनी देर उस समय पहले रखा गया था, घंटे 2 घंटे आधा घंटे, उतनी ही देर खाने को रखा गया और उतनी देर में उसमें बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं। अब उस में से एक टुकड़ा लेकर के कुत्ते को खिलाया जाता है तो कुत्ता मर जाता है। अब राजा क्या करता है कि जहां से वो चींटियां जिस बिल से आ रही थीं, उस बिल को खुदवाता है। तो उसमें जाकर के देखता है कि वो वहां पर एक कोबरा सांप मरा हुआ था, जिसमें से चींटियां उसको भी खा रही थी और उसमें से जहर को लेकर के वहां आ रही थी, और उसमें रोटी में वो जहर व्याप्त हो रहा था, और उस रोटी के जहर से कुत्ता मरा, उससे पहले वो व्यक्ति मरा। तो राजा ने कहा कि ये महिला निर्दोष है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, और उसको ससम्मान राजा ने बरी कर दिया। आज इस प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है कि वास्तविकता क्या है उसका बोध होना चाहिए। हमारे राजा और हमारे न्यायाधीश वेश बदल करके जनता के बीच जाया करते थे, सच्चाई की जानकारी लेने के लिए प्रयास किया करते थे। लेकिन आज की जो प्रक्रिया है वो इतनी बोझिल और जटिल हो गई है कि उसमें जो आपकी ये प्रक्रिया, मैंने 2 उदाहरण जो आपको दिए, इनको गाली देने वाले लोग वहां जा बैठे। जिनको शांत रहना चाहिए था, जिनको जज करना चाहिए था, वो कमेंट्स करने लगे। जबकि देश में इस्लाम वाले भी रहते हैं, ईसाइयत वाले भी रहते हैं, उनके प्रति उनके भाव दूसरे हैं। उन पर टिप्पणी करना उनके लिए अशालीन हो जाता है, शालीनता के विरुद्ध हो जाता है, और वो मानते हैं कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है, देश सेकुलर है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। लेकिन आप पर धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू नहीं होता। यही कारण है कि आपके सनातन की वैज्ञानिक परंपराओं को भी नजरअंदाज किया जाता है। देवी देवताओं पर टिप्पणियां की जाती हैं, और टिप्पणियां भी दर्दनाक होती हैं। मैं आर्य समाजी हूं, मैं नहीं मानता कि राधा कोई थी, क्योंकि उनके होने का कोई प्रमाण ही कहीं पर नहीं है तो राधा एक थी जो कृष्ण जी की मामी लगती थी। फिर वो उनके साथ इस प्रकार नहीं रह सकती जिस प्रकार दिखाया जाता है। इसके उपरांत भी उन पर टिप्पणी करना मेरे लिए अशोभनीय है। जो लोग उस बात को मान रहे माने, उनके सामने सत्य परोसा जा सकता है, सच्चाई ये है। लेकिन उनकी आस्था पर चोट करना, उनको घायल करना होता है। उनको समझाया जा सकता है, टिप्पणी की जा सकती है समझाते हुए, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं कि आप बैठे बैठे टिप्पणी करेंगे। तो न्यायालय को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि इस देश का जो मौलिक विचार है और मौलिक संस्कार है वो सारा सनातन के इर्द गिर्द घूमता है। सनातन इस देश की सर्वमान्य परंपरा है,
और वही परंपरा इस देश में नहीं, सारे संसार में शांति स्थापित करने में समर्थ है, सारे संसार को एक व्यवस्था देने में समर्थ है। इसलिए उसके प्रति उनका दृष्टिकोण सम्मानपूर्ण होना चाहिए। ऐसी स्थितियों में आज नहीं तो कल स्थिति और ज्यादा बिगड़ेंगी। जब हम पश्चिमोन्मुख होंगे, जब हम उच्छिष्ट भोजी बनेंगे, झूठन खाने वाले, और जब हमारे हर बात को लेकर के विदेशों की तरफ देखेंगे, तो जो लोग 1000 वर्ष से अधिक के कालखंड में अपने सनातन के लिए लड़ना जारी रख सकते हैं, वो एक नई लड़ाई भी आरंभ कर सकते हैं। वो लड़ाई आरंभ नहीं होनी चाहिए, उससे पहले जो जिम्मेदार पदों पर लोग बैठे हैं वो जिम्मेदारी का आचरण करें। यही देश की अपेक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। हाँ जी, आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर वार्ता रखने के लिए। और पिछले कई दिनों से ये बात भी सामने आ रही थी कि न्यायालय यानी न्याय के मंदिर में जो घटित हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। न्याय के मंदिर में जो जूते चप्पल फेंका जाना, ये कतई अच्छा नहीं है। लेकिन निकृष्टता जब न्याय के पैरोकार ही करें, तो इससे शायद कोई विकल्प कोई बचा नहीं होगा। जिन्होंने ये प्रकरण आगे बढ़ाया, उनके कई और लगातार टिप्पणियां भी आ रही हैं कि कैसे करके न्याय का एक माखौल उठाया गया। और इस दौरान जब से ये काली पट्टी हटाने की कोशिश की गई, तब से लगता है कि कुछ न्यायाधीशों ने वो पट्टी अपनी आंखों में बांध दी और वो अनर्गल टिप्पणियां न्याय के अतिरिक्त करने लगे, न्याय के ग्रंथ के अतिरिक्त करने लगे। लेकिन जो आपने जो वार्ता रखी, समस्त वार्ता, जो खासकर हमारे न्यायालय के प्रति, और जो बातें तथ्यपूर्ण दी गई कि हमारी जो राजा थे और हमारी जो न्याय व्यवस्था थी, वास्तव में वो जो न्याय करते थे, वो स्वयं एक रिसर्चर होते थे और शोध परक तथ्यों के साथ ही न्याय को आगे बढ़ाते थे। आज आपने जो बहस रखी है और जो विवरण दिया है, उससे एक बात खासकर जो मुझे लगती है, वो ये लगती है कि हमने अलग-अलग धाराओं को, अलग-अलग आर्टिकल्स को, उपधाराओं को संविधान की किताब और न्याय के ग्रंथों में गढ़ तो दिया है, लेकिन इस पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता और इस पर भी शोध करने की आवश्यकता, इसको भी नवीनीकरण करने की आवश्यकता शायद अब आ चुकी है कि हमारी न्याय परंपरा और ये न्याय की प्रक्रिया न्यायपूर्ण ढंग से आगे बढ़ सके। और इसके लिए आवश्यक है कि जो न्याय प्रक्रिया में हो रही विलंब, जो कि जघन्य अपराध है, और ये अपराध हमारा जो है न्यायालय सिस्टम कर रहा है, इसको दंडित कौन करेगा? संभवतः आपकी आज की इस वार्ता से कुछ नए रास्ते तैयार हो सकेंगे, अगर इस पर आगे विमर्श हो तो। मैं अभी कुछ समय है, और आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आपका स्वागत है आपकी टिप्पणी और प्रश्न के लिए। जी ओम।
सदन को नमन। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। आज हमारे राम कृपाल पटेल जी ने बहुत अच्छा योग कराया। सर, जब 75 ये जो न्याय है, जिस भाषा में न्याय हो रहा है उस भाषा को तो जन सामान्य समझता ही नहीं है, तो वो कैसे संतुष्ट होगा कि ये न्याय जो है उसे कैसे, किसके कहने पे मिला, कैसा मिला? ये सब चीजें जो है वो बहुत, जब तक हमारी भाषा में न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये सब होगा नहीं। और ये 75 साल हो गए और अभी तक भाषा पर कोई मतलब मेरे को तो जो जानकारी नहीं है कि इस भाषा के भी हटाने के लिए कोई प्रक्रिया चल रही है या नहीं चल रही। जी हो। मान्य और जी मेहरा साहब, जी आदरणीय। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है और मैंने अपने संबोधन के बीच में भी ये कहा था कि दुर्भाग्य का विषय है कि अंग्रेजी में इसमें सुनवाई होती है। इस पर निश्चित रूप से आवाज आनी चाहिए, उठनी चाहिए, आप जैसे विद्वानों के द्वारा, ऐसे मंचों के द्वारा और जो इनसे बड़े मंच बैठे हैं उनके द्वारा। भारत की न्यायिक प्रणाली में भारत की भाषा बोलेगी तो भारत के संस्कार बोलेंगे, और भारत के संस्कार बोलेंगे तो न्यायालय की कार्यवाही और न्यायालय के आदेशों को लोग सचमुच में समझ पाएंगे। अभी हम न्याय नहीं कर रहे हैं, अभी हम और आप सब आदेश कर रहे हैं, आदेश सुन रहे हैं, और आदेश तानाशाह के होते हैं। शांत बैठिए, जब इस तरीके की शैली में बात की जाती है, कुछ नहीं बोलेंगे, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ये भाषा क्या है? ये विद्वानों की भाषा नहीं है, विद्वान मंच की भाषा नहीं है। वहां पर तो न्याय होता है, न्याय सुनाया जाता है। ये सारा का सारा सिस्टम क्या ला दिया जी आपके यहाँ पर? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, हम जो चाहेंगे सो करेंगे अब। और माथा पीट करके रोता हुआ चीखता हुआ आदमी निकलता है जब अन्याय सुन करके आता है, पेचीदगियों में फंस कर के रह जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये अंग्रेजों के जमाने में मिलॉर्ड जो बोला जाता है ये भी बिल्कुल गलत है। कोई लॉर्ड नहीं होता वहां पर, ये अंग्रेजों के जमाने का शब्द है। तो ये प्रक्रिया बदली जानी चाहिए। अंग्रेजों के जमाने में हमारे जो वकील होते थे, जो बाहर से पढ़ करके आते थे, खासतौर से अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड से पढ़ करके आते थे, उन्होंने इस भाषा को यहाँ पर अपनाया था। वो हमारे देश के मुवक्किलों के साथ, हमारे देश के स्थानीय लोगों के साथ अन्याय करते थे, वकील और दोनों मिलकर के, बार और बेंच दोनों मिलकर के। कैसे करते थे? कोई बेलेबल ऑफेंस है सर, बेलेबल ऑफेंस, बेल परमिट होनी चाहिए। तो दो तीन बातें बोले, जो उसके साथ में वकील है उसको कुछ भी पता नहीं पड़ा क्या कह दिया वकील साहब ने। उसको लोग आज तक ये कहते हैं कि बस वकील तो नुक्ता की बात करते हैं जी, एक सेंटेंस बोला वकील ने और काम हो गया। तो वो गोपनीय बना रहे और यहाँ के आम आदमी को उसकी जानकारी ना हो, इसलिए वकील साहब अपने नुक्ता के पैसे ले लें, काम कर दें। बस उसने उसको इंग्लिश में समझा दिया कि ये बेलेबल है, ये नॉन बेलेबल है, इसमें इसलिए बेल मिल जानी चाहिए, इसमें इसलिए नहीं मिलनी चाहिए। तो वो जो षड्यंत्र है जो आपने भाषा की तरफ संकेत किया, उसमें वकील भी संलिप्त है और बेंच भी संलिप्त है, क्योंकि वो भारतीय संस्कारों में उतरना नहीं चाहती और वो उतारना नहीं चाहती। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर। धन्यवाद दिनेश जी। चर्चा बहुत अच्छी चल रही है और मुख्य अतिथि जी ने जो सब्जेक्ट उजागर किया और उसके संदर्भ में जो बातें निकल रही है, मैं दो ही बातें समय को देखते हुए कहूंगा कि पहले तो जैसी न्याय प्रक्रिया के जो बेसिक कायदे कानून है, महिलाओं से जुड़े हुए या महसूल से जुड़े हुए, यानी जिनका आम जनता को काम मिलता है, ऐसे कानून 8वीं 9वीं 10वीं के अभ्यासक्रम में होनी चाहिए। वो सिलेबस में हो तभी लोगों को पता चलेगा, नहीं तो महिलाओं के जो रेफरेंसेस है उसके कानून
पढ़ी लिखी कॉलेज की लड़कियों को भी पता नहीं रहता। तो ये 9वीं 10वीं की कक्षा में यदि सम्मिलित किया जाता है तो बड़े जन जन तक ये पहुंचता है, एक। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, इतनी सारी केसेस, लाखों केसेस जो पेंडिंग है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, इसको दूर करने का बहुत आसान तरीका है और वो मोदी जैसा नेता ही उसका डिसीजन ले सकता है। अगर कॉलेज 2 शिफ्ट में चलता है, स्कूल 2 शिफ्ट में चलता है, तो न्यायालय भी 2 शिफ्ट में चलने को क्या हरकत है? न्यायालयों की संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है। न्यायालय का समय सीमा जो है 8 से 2 तक पहली शिफ्ट, उसके बाद में 2:30 से 8, साढ़े 8 या 9 बजे तक दूसरी शिफ्ट। इस तरह से चलाओ तो जो वर्तमान न्यायालय है उसी व्यवस्था में बहुत सारे वकील, न्यायाधीश इनको अपॉइंटमेंट करके या उनको एक्स्ट्रा वर्क देके न्याय प्रक्रिया चलेंगी तो बहुत आसानी से एग्जिस्टिंग व्यवस्था में भी न्याय प्रक्रिया आसान होगी और जो पेंडिंग जो केसेस है उनकी संख्या कम होगी। इसके लिए जिसको बोलेंगे कि डिसीजन लेने की जो महत्ता चाहिए वो मोदी जी जैसे कैबिनेट ही ले सकती है। साथ ही साथ इनको ढेर सारी छुट्टियां दी जाती है अंग्रेजों के लिए, विंटर वैकेशन, समर वैकेशन, क्रिसमस वैकेशन, ये देने की क्या जरूरत है? ये देने की कोई जरूरत नहीं है। और देना भी है तो जैसे मेडिकल कॉलेजेस में, एग्रीकल्चर कॉलेजेस में ऑन रोटेशन बेसिस पे जैसा छुट्टियां दी जाती है उस तरह से भी दी जाती है। तो ये अगर 2 बुनियादी पहलू किए कि 2 शिफ्ट में न्यायालय चलेगा और इनकी छुट्टियां कम होगी तो भी बहुत बड़े पैमाने में पेंडिंग केसेस कम होंगी। यह जन जन तक पहुंचाई जाए और हमारे मंच के माध्यम से भी इसको कहीं निवेदित किया जाए, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी, जी आदरणीय। और अब जबकि हैंड रेज़ भी नहीं है और समय भी हो रहा है, तो मैं आदरणीय मुख्य वक्ता जी से निवेदन करता हूँ कि आज की अंतिम टिप्पणी आप करें, तत्पश्चात आज का सत्र संपन्न हो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क का जी। इसी क्रम में जबकि आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बात रखी गई है और महत्वपूर्ण इसलिए भी अगर इसको सबसे महत्वपूर्ण कहा जाए, सभी विषयों में महत्वपूर्ण, क्योंकि ये न्याय पर आधारित वार्ता है। न्याय में ही विलम्ब हो और तो असंगति हो, तो फिर आगे के जो जीवन है वो कितना प्रभावित होता है, ये आदरणीय सभी आप जानते हैं। इसी क्रम में आज के विषय को लेकर के और इस विषय पर आगे की वार्ता को लेकर के क्या टिप्पणी रहेंगी और साथ में आज के सत्र को संपन्न करने हेतु मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ, कृपया आप बात रखिएगा। परम आदरणीय गुरु जी को बहुत प्रणाम करता हूँ। और जो पिछले गुरुवार को आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम सबको मार्गदर्शन दिया, आज जो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के बारे में आज आपने वहाँ की प्रक्रिया पर यथार्थ सत्य है कि निश्चित न्यायालय की प्रक्रिया बहुत देर कर देती है, जिसके मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। 4-4, 5-5 वर्ष और 10-10 वर्ष एक निर्दोष व्यक्ति अपने जजमेंट की आशा में लगातार इंतजार करता है, जबकि उसको लास्ट में सुना जाता है जब तक उसका सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है, अर्थ, मानसिक, सामाजिक तमाम चीजें। इसलिए इस विषय को, महत्वपूर्ण विषय पे आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता है। मैं आपके पुरुषार्थ को नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज गोपाष्टमी है, गाय माता से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब को सदा स्वस्थ रखें, इसी प्रकार से ऊर्जावान बनाए रखें, आशीर्वाद प्रदान करते रहें कि इस देश में का नेतृत्व करें और इस देश में जो लगातार जो पुरानी जो अंग्रेजों की मानसिकता, जो विद्रोहियों की, विधर्मियों की, उसको उजागर करने में आप इस देश को जगाएं। ऐसी प्रार्थना के साथ आज हमारे आदरणीय योगाचार्य रामकृपाल पटेल जी, जो पतंजलि किसान सेवा समिति छतरपुर से हैं, उन्होंने योग कराया
आज दूसरे सत्र में हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार, और जो इस सदन में उपस्थित भाई बहन लगातार इस कार्यक्रम में रह रहे हैं और अन्य लोगों को जोड़ रहे हैं, उन सबके पुरस्कार को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ।